इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो डेडली कोरोना देश को फिर से डरा रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में देश को एक होकर इस चुनौती, इस चैलेंज का सामना करना चाहिए, लेकिन जो करता धरता है उनके बीच ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मोदी सरकार पर सीधा अटैक कर कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया कराने में महाराष्ट्र से भेदभाव कर रही है। 6 करोड़ की आबादी वाले गुजरात को 1 करोड़ डोज मिली, जबकि उससे दोगुनी आबादी वाले यानी 12 करोड़ का अगर पॉपुलेशन महाराष्ट्र में, तो सिर्फ 1 करोड़ 4 लाख की डोज। लेकिन केंद्र सरकार की दलील कुछ और है। केंद्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां वैक्सीनेशन जो राष्ट्रीय औसत है उससे पीछे चल रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राउत का कहना है कि यह महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की ये कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। सर, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका लेखा जोखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है जी। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका संज्ञान गुजरात हाईकोर्ट ने भी लिया है। सबको मालूम है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सभी तरह का प्रेशर है। यह प्रेशर आर्थिक है, यह प्रेशर वैक्सीन का है, यह प्रेशर बढ़ते हुए संक्रमण का है। तो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी न करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। उस पर भी हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सुधांशु जी आपका। और अलका लांबा जी हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सुधांशु जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। तमाम देश की अगर हम बात करें, राज्यों के बड़े बड़े शहरों और तमाम शहरों में अब धीरे धीरे नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है। नोएडा में भी आज से नाइट कर्फ्यू लग गया, दिल्ली में भी लग गया। प्रधानमंत्री जी अब से कुछ देर बाद बैठक करने वाले हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। तो क्या समझा जाए, कोई बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, जो परिस्थितियां जिस प्रकार से बदल रही हैं, चिंताजनक रूप से यह दूसरी वेव आगे बढ़ रही है। परंतु इसमें एक मूलभूत अंतर है। पहले तो आकस्मिक रूप से गत वर्ष जब हम लोग इन्हीं दिनों में थे, मार्च अप्रैल में, तो कोरोना आया था। इस बार जो मुख्य कारण नजर आ रहा है वो सामान्यतः लोगों में लापरवाही। जैसे आप पिछले दिनों गए होंगे तो आपको 75% लोग मास्क लगाए हुए नहीं दिखते थे। शादी ब्याह भी होने लगे थे, सारी चीजें होने लगी थी। दूसरा, एक जो कोरोना का प्रोटोकॉल था उसको लेकर एक फटीग फैक्टर, यानी ये लोग थोड़ा ऊब गए और बाहर निकलने लगे। तो मुख्यतः ये इस समय जो प्रसार हो रहा है इसका कारण ये है। अब मुख्यमंत्रियों के साथ इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बैठक करने का निश्चय किया है ताकि जमीनी स्तर पर किस राज्य में क्या स्थिति है ये बेहतर वहां की सरकार बता सकती है, और उसके आधार के बाद ही सरकार निर्णय लेगी। जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, गत वर्ष अप्रैल में जब लॉकडाउन 1 से हम लॉकडाउन 2 की तरफ गए थे, तो केंद्र सरकार के घोषित करने से पहले 4 राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन बढ़ा दिया था। वो 4 राज्य थे पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, यानी चारों विपक्ष के राज्य थे। तो जो भी केंद्र सरकार करेगी, विपक्षी दलों, सभी राज्य सरकारों के साथ, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के हों या विपक्षी दलों की सरकारें, उनके साथ समन्वय करने के बाद ही यह निर्णय लेंगे। क्योंकि जब अगर सब लोग मिलकर नहीं इस पे कार्य करेंगे तो आप अकेले नहीं कर सकते कि कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार कहेगी साहब हम इस चुनौती का सामना कर लेंगे। तो सरकार अपनी तरफ से सतर्क है, संवेदनशील है और राज्यों के साथ समन्वय करके सही निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। अलका जी, आपने सुधांशु जी को सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आपस में कोऑर्डिनेशन करने का वक्त है, यानी केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें जो हैं ऐसी मुश्किल स्थिति में अगर एक साथ मिलकर कुछ सोचें, रणनीति बनाएं, तो उससे देश को फायदा होगा, कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। लेकिन इसको लेकर क्या क्या बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप, उस पर मैं बाद में जाऊंगा। पर आज जो ये बैठक होने वाली है, आपको लगता है कि इससे कुछ निर्णायक रिजल्ट सामने आएगा और कुछ अच्छा ही होगा इससे? पंकज जी, उम्मीद तो पूरे देश को यही है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी चुनावी जनसभाओं से, रोड शो से फुर्सत मिल गई है। 6 तारीख को 4 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं। उनकी प्राथमिकताओं पर पहले ये सब मीटिंग नहीं थी, अच्छी बात है।
अब वो मीटिंग प्राथमिकता पर आकर उसे बुलाया जा रहा है। जरूर मैं उम्मीद करती हूँ कि वो महाराष्ट्र सरकार की जो चिंताएं हैं उसको सुनेंगी। उसी के साथ विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, वो भी अभी लौटे, तो उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि वहां अस्पताल, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की भारी कमी देखी जा रही है। आगे क्या होगा, ये सवाल भाजपा नेता विजयवर्गीय ने पूछा है। आज भाजपा के नेता ने अभी कहा लोगों की लापरवाही और प्रोटोकॉल का उल्लंघन। लोगों पर ठीकरा फोड़ना बहुत आसान है, हम नेताओं के लिए, मैं भी शामिल हूँ, बहुत आसान है। लोगों के सर पर सारा ठीकरा फोड़ दीजिए। और इंदौर के चौराहे पर हमने एक शख्स को उल्लंघन करते हुए, मास्क ना पहने पर पिटते हुए देखा है। और आज भी रैलियां कहे, हर तरीके के प्रोटोकॉल का धज्जियां नेता उड़ा रहे हैं। आज मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी, पूरे देश के अंदर 134 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ इंजेक्शन लगे हैं, मात्र 6% आबादी को 6 करोड़ इंजेक्शन आपने विदेशों को भिजवा दिए हैं। अपने हाथ काटकर किसी को लगाए जा सकते हैं। पंकज जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, हम लोग आप जहाज में एक एक करके अलका जी एक कर बहुत सारी चीजें एक साथ बोलेंगे तो सुधांशु जी के लिए भी जवाब देना मुश्किल होगा। आपने चुनावों की बात की, अकेले पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी केरल जा रहे हैं, प्रियंका गांधी असम जा रही हैं, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बिल्कुल, पर प्रधानमंत्री नहीं है, जी बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। सुधांशु जी, आज जो प्रधानमंत्री बुला रहे हैं वो राहुल गांधी जी को नहीं बुलानी। जी सुधांशु जी जवाब दीजिए। अलका जी बोल रही है राहुल गांधी को किस कैपेसिटी में बुलाया जाए? वो पार्टी के अध्यक्ष हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं या किसी राज्य के मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री नहीं है। उनकी पार्टी के लिए वो किसी पद में होते हुए महत्वपूर्ण होंगे, परंतु जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है वह पदेन होता है। इट इज एक्स ऑफिशियो, इट इज नॉट इन पर्सन। खैर, अब मैं इस बात पे जवाब देता हूं। अलका जी ने तो इस ढंग से बोला जैसे कांग्रेस के नेता तो मास्क लगाकर जो है रैली में भाषण दे रहे हैं, तो इस प्रकार की बात करना, चलिए चुनावी सभा में तो मजबूरी है ना, या तो चुनाव आयोग निर्णय लेता कि रैली नहीं होगी, या फिर सारे राजनीतिक दल मिलकर यह निर्णय लेते कि रैली नहीं होगी, कोई रैली नहीं करेगा, वो एक अलग बात थी। पर जहां चुनाव नहीं है वहां रैलियां एक एक करके अलका जी जरा दिक्कत हो रही कर रही है, मैं आऊंगा आपके पास। चुनाव नहीं है। अब एक और बात देखिए, जिनको रैलियों या लोगों के इकट्ठा होने से समस्या है, वो 5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के समूह के लिए मैंने किसी के बारे में कभी नहीं सुना कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। जब लाल किले की वो सीन याद करिए जो टीवी पर सारे दर्शकों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में धक्कम धुक्की करते हुए, तब वो सारे के सारे लोग उनके साथ थे। पंजाब से लेके और राजस्थान और हरियाणा तक वो रैलियां भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हो रही हैं, तो वहां पे समस्या नजर, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। देखिए फिर आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। अलका जी देखिए एक एक करके, अलका जी सबके लिए टाइम है, आप केवल 2 जने हैं। अलका जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप केवल 2 जने हैं, 2 ही लोग हैं, मैं बारी बारी से आपके पास आ रहा हूं। आज अभी कुछ देर पहले सुधांशु जी, कुछ देर पहले संजय राउत जी बोले हैं, उन्होंने कहा कि क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में उसका पूरा संज्ञान गुजरात हाईकोर्ट ले रहा है, WHO ले रहा है। राजेश टोपे जी ने कहा कि महाराष्ट्र में 12 करोड़ जनसंख्या है, वहां पर कितनी डोज मिल रही है, और गुजरात आधी आबादी है, वहां कितनी डोज मिल रही है, उसको लेकर सवाल उठाए। इस पर भी जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं अलका जी के पास जाऊंगा। हाँ, अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, उनके साथ चुनौती है। अब यहां मैं दोनों बातों को उत्तर दे देता हूं। तो संजय राउत जी को पूरी बात करनी चाहिए। देश का सबसे संपन्न राज्य है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी वहां है। नंबर 2, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से मुंबई देश में सबसे बेहतर स्थिति में है। किसी भी व्यक्ति को इलाज कराना होता तो दिल्ली और मुंबई इन्हीं 2 जगहों पे जाते हैं, और कुछ मामलों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में दिल्ली से भी बेहतर है। तो देश के सर्वाधिक संपन्न, सर्वाधिक साधन संपन्न और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से सबसे बेहतर राज्य के साथ यह स्थिति है। और अगर यह महाराष्ट्र के साथ समस्या है तो बगल में छत्तीसगढ़ है, वो तो सबसे गरीब राज्यों में से एक है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वहां पे समस्या है। और याद करिए जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाई थी, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का क्या वक्तव्य था? मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, भले ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हाँ वैक्सीन लगाई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वहीं अन्य लोग अनेक प्रकार की बातें करने में और कंफ्यूजन क्रिएट करने में लगे थे ताकि लोग कम से कम आए। जो अलका जी ने कहा, आज भी यह स्थिति है, जबकि अप्रैल के फर्स्ट वीक से वैक्सीन लगाने वालों की संख्या बढ़ी है, परंतु आज भी यह स्थिति है कि जितनी निर्धारित संख्या होती है उससे कम लोग पहुंच रहे हैं। और इस सबसे ज्यादा कहां पहुंच रहे हैं, अब ये मैं कहना नहीं चाहता था, विपक्ष शासित राज्यों में कम पहुंचते, इसलिए वैक्सीन का
जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी मैं कह रहा हूं, मगर 17.5% तेलंगाना में है, 17.5% वैक्सीन वेस्ट हो जाना। चलिए, महाराष्ट्र में 5 लाख वैक्सीन वेस्ट हो जाना, ये तो सरकार के प्रबंधन की बात है। सुधांशु जी, आपकी बात सुन ली अलका जी ने। अलका जी, जरा जवाब दीजिए, जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां पर वेस्टेज हो रही है, और ये बात अभी सुधांशु जी ने कही है, इसका जवाब दीजिए। पंकज जी, देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बात भाजपा कांग्रेस किसी और दल की नहीं, बात लोगों की जिंदगियों के साथ बहुत बड़े खिलवाड़ की है और राजनीतिक पक्षपात हो रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, महाराष्ट्र को कितनी वैक्सीन मिली अभी? 7,50,000, उत्तर प्रदेश को 48 लाख, मध्य प्रदेश को 40 लाख, गुजरात को 30 लाख, हरियाणा को 24 लाख। ये पक्षपात कर कौन रहा है? किसे सबसे ज्यादा कोरोना की मार पड़ी और किसको सबसे ज्यादा वैक्सीन चाहिए, ये तय तो इस नीति के आधार पर होना चाहिए था। पक्षपात कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? अलका जी, अब से कुछ देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले, मैं डॉक्टर्स के साथ, देश के 2 बड़े डॉक्टर्स के साथ बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि जिस सिस्टम से, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, उस पर कोई सवाल ना उठाए तो अच्छा है। हाँ, देखिए, ऐसा है, डॉक्टर अपने हिसाब से कह रहे हैं। डॉक्टर ये भी बता दें कि 3,000 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट ने मांगा है, हाथ खड़े कर दिए, फंड की कमी है। क्या सोचकर सीरम को आपने ऑर्डर दिया था? और सीरम को अगर आज 3,000 करोड़ की जरूरत है, तो क्या भारत सरकार, मोदी सरकार को पीएम केयर फंड से सीरम को, ताकि ये वैक्सीन मिलती रहे हम लोगों को, 3,000 करोड़ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जहां तक राजनीति है, वो डॉक्टर नहीं आ रहे हैं कि बिहार को तो चुनावी वायदा था, घोषणा पत्र में निर्मला सीतारमण जी, पूरे बिहार को मुफ्त वैक्सीन मिल जाएगी। मुझे तो लगता है बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लग चुका है, इसलिए नीतीश कुमार जी खामोश। राहुल गांधी जी, कांग्रेस की मांग है पूरे देश में हर को वैक्सीन लगे, समय पर लगे और पूरी लगे। उसके बाद आप धर्मात्मा बनिए, विदेशों में 84। आपने चूंकि राहुल गांधी का जिक्र किया, अलका जी, मैं जरा जवाब जानना चाहूंगा। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि इस देश में 90% जो लोग हैं उनकी उम्र 45 ईयर से ऊपर है और उनकी इम्यूनिटी बाकी लोग, जो जवान लोग हैं, उनसे कम होगी, तो उनको पहले डोज दिया जाना जरूरी है। ये तो सिस्टम कह रहा है, तो इससे क्यों एतराज है? राहुल गांधी जी 18 की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई एतराज नहीं है। आपके आंकड़े क्या है पता नहीं, पर अभी मैंने देखा 78% हमारे देश की आबादी, युवा भारत है, 78% आबादी 45 से नीचे वालों की है। यानी कि आप 78% आबादी को इस वैक्सीन से, अपनी नाकामी की वजह से, ये वैक्सीन कंपनियां हाथ खड़ा कर रही है, फंड क्रंच है या आप नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें वंचित रखना चाहते हैं। ये जीवन का अधिकार तो, सुरक्षित अधिकार तो हर एक का है ना। चलिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, जी, कल उन्होंने ट्वीट किया था, इट्स रिडिकुलस टू डिबेट नीड्स एंड वांट्स, एवरी इंडियन डिजर्व्स द चांस टू सेव लाइफ। बिल्कुल, जो बच्चे जी, जवाब सुधांशु जी, 1 मिनट जरा जवाब ले लूंगा। क्या था? कोरोना संक्रमित हुए, क्यों उन्हें आप वैक्सीन से वंचित रखना चाहते हैं? सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ। सुधांशु जी, देखिए, अलका जी ने अभी अपने पिछले वक्तव्य में एक लाइन क्या बोल दी, पहले वक्तव्य, पहली वो लाइन रिवाइंड करके देख सकते हैं। डॉक्टरों को नहीं पता है, हमें पता है, यही तो समस्या थी। जिस दिन वैक्सीन लगनी शुरू हुई, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया से लेके देश के तमाम प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स के चेयरमैन ने बोला, तो कोई वो कह रहे हैं सही है, कोई उनकी बात तो मानने का नहीं। कांग्रेस के नेता आके ये पूरा डाटा क्यों नहीं दिया गया, थर्ड स्टेट ट्रायल के आंकड़े क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह अनेक प्रकार के बातें वो लोग अपना प्रचार करते रहे। ये इस बात का प्रमाण है कि इस यथार्थ के मामले में जो डॉक्टर कहे। अब मैं अलका जी को एक आंकड़ा बता देना चाहता हूं। आप जाके, एक्चुअली में क्या होता है कि राहुल गांधी जी जैसे, अलका जी आ रहा हूं मैं आपके पास, प्लीज जरा सुधांशु जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। आते हैं, उनके सामने यह समस्या आती है। सबसे ज्यादा जो फैटेलिटी रेट है वो ओल्डर पीपुल में है। दूसरे नंबर पे वो है जिनको बीमारियां हैं, और जो एज आगे बढ़ती है बीमारियों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद सब क्रमशः एज ग्रुप के साथ कम होता चला जाता है, और 20 से लेके 35 वर्ष की आयु के बीच में लगभग नगण्य है मॉर्टेलिटी रेट, अनलेस अनटिल उसको कोई बीमारी न रही हो। तो मानी हुई बात है कि वैक्सीन की उपलब्धता, लोगों के बीच लगाने की जागरूकता और उसको सक्षम रूप से लगाने की व्यवस्था क्रमशः में होनी चाहिए। अन्यथा मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है। देश में 80%, 78 से 80% की आबादी जो है 45 साल से नीचे है। लगभग जानते हैं कितने लोग हैं? 98 करोड़, यानी लगभग 1 अरब। और उन दोनों को 2 वैक्सीन लगाने का मतलब 2 अरब। अरे भैया, राहुल गांधी से पूछिए कि 2 अरब वैक्सीन 3 महीने में दुनिया में कौन बना सकता है? तो आप प्रायोरिटाइज करके देंगे कि नहीं?
इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी जी के दिव्य ज्ञान से जो लोग संपन्न होकर ये बात करते हैं, वह ये आंकड़ा जो है देखने में क्यों भूल जाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी यथार्थ है, अब इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इतना दिया गया। अरे भाई, महाराष्ट्र सरकार अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज कर दे आज कि हमने इतना मांगा था, इतना हमने लगा लिया, अब इतना हमने दिया गया। मतलब ये कह रहे हैं 7 लाख दिया गया। आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने बतौर मंत्री कहा है कि 5 लाख तो वेस्ट कर दिया गया। अलका जी जवाब, अगर उनको लगता है गलत है तो उनको चुनौती दे दे, उनके खिलाफ नोटिस दे दे। वैक्सीन वेस्ट होना, वो खराब हो जाना, उससे बड़ा गुनाह इस वक्त में क्या होगा? अलका जी, नहीं, क्राइम है वो, क्रिमिनल एक्ट है वो। लेकिन टॉप 10 राज्य देखेंगे, टॉप 10 जिसमें वेस्टेज हो रहा है, कम से कम 31 तारीख तक तो 5 लाख वैक्सीन वेस्ट हुई। टॉप 10 में भाजपा शासित देश है, राज्य है, माफी चाहूंगी, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश टॉप में है। महाराष्ट्र तो टॉप 10 में है ही नहीं है जहां वेस्टेज हो रहा है। और ये गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया की जो बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर गुलेरिया ने ही ये आर्टिकल अखबारों में दिया है कि इस जो दूसरी वेव आई है जो सबसे खतरनाक है, उसमें सबसे ज्यादा युवा और बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, जिन्हें ये वैक्सीन से वंचित रख रहे हैं। अब अगर राहुल गांधी जी की बात करें तो राहुल गांधी जी को अगर 2020 में ही मोदी जी ने सुन लिया होता तो आज 8 अप्रैल 2020 को 600 मामले थे और आज 8 अप्रैल 2021 में 1,24,000 मामले हैं। उस समय संपूर्ण लॉकडाउन पूरे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अलका जी आपकी बात सुन ली हमने। सुधांशु जी जरा जवाब दीजिए। मैं चुनौती से कहता हूं कि अलका जी जो बोल रही है, डॉक्टर गुलेरिया का ये स्टेटमेंट नहीं है। देश की याद आ गई तो आज जो है अपना कि सबसे ज्यादा युवा शिकार हो रहा है। आज वो चमकाने के लिए टीवी चैनलों पर आकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्यों नहीं बीच में अपनी जनसभाएं रोक। जो आप स्टेटमेंट डॉक्टर गुलेरिया की कह रही हैं अलका जी, सुधांशु जी कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट डॉक्टर गुलेरिया का है ही नहीं। प्राथमिकता पर देश और कोरोना महामारी नहीं थी, क्यों प्रधानमंत्री जी? अलका जी हमने आपकी बात सुन ली। सुधांशु जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैं चुनौती से कह रहा हूं, अलका जी जो कह रही है डॉक्टर गुलेरिया का ये स्टेटमेंट है ही नहीं और किसी डॉक्टर का हो ही नहीं सकता है। सबसे ज्यादा ओल्डर लोग अफेक्टेड है, उसके बाद बीमार लोग अफेक्टेड है। वो कह रहे सबसे ज्यादा युवा लोग अफेक्टेड है। ये आप न्यूज आइटम दिखा रहे हैं, इसमें दिखाइए डॉक्टर गुलेरिया की प्रेस। जो मैंने आंकड़ा बोला है, ये मैंने टीवी पर डॉक्टर गुलेरिया को सुनकर बोला है और इसलिए मैं चुनौती से कहता हूं। उन्होंने कहा 98 करोड़ लोग हैं और 2 अरब वैक्सीन 3 महीने में नहीं बन सकती। और मैं बता दे रहा हूं टाइम्स नाउ चैनल पे, अरे ये नहीं, इसमें डॉक्टर गुलेरिया का स्टेटमेंट दिखाइए। न्यूज आइटम में कोई भी बात कहते हैं, ये तो बचकानी बात है कि युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बताइए, नए ज्ञान जो है राहुल गांधी जी के प्रभाव। चलिए सुधांशु जी, अलका जी इस बात से आगे बढ़ते हैं। मैं तो अलका जी सीधा सवाल ये उठा रहा हूं, तो आप बोल लीजिए, प्रधानमंत्री जी जो बैठक करने वाले हैं इसमें आपको आज 1 मिनट अलका जी जरा इससे आगे बढ़ते हैं। अलका जी जरा इससे आगे बढ़ते हैं। अरे मैंने कहा चुनौती नहीं दिखाइए डॉक्टर गुलेरिया का साइन किया हुआ स्टेटमेंट। 1 मिनट डॉक्टर गुलेरिया का कोट क्या हुआ सुधांशु जी जरा इससे आगे बढ़ते हैं। मैं जो कह रहा हूं टाइम्स नाउ के ऊपर सुधांशु जी अलका जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं। आप जरा अलका जी ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री जो बैठक करने वाले हैं, जो ये सेकंड वेव आ रही है, ये कितनी खतरनाक है। अब ऐसे में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। चलिए जो हुआ सो हुआ, अब अच्छा हो, इसको लेके स्ट्रैटेजी बने। क्या नहीं लगता आपको कि ये सही कदम है और इससे कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा इस बैठक से? पंकज जी, हमें उम्मीद है, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बुलाई इस मीटिंग में जा रहे हैं। एक उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में अब कम से कम, जब चुनाव खत्म हो गए, अब कम से कम देश और देश की जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में अब कम से कम, जब चुनाव खत्म हो गए, अब कम से कम देश और देश की कोरोना महामारी की प्राथमिकता होगी, इस उम्मीद से जा रहे हैं। ये पहली बैठक तो होने नहीं जा रही अलका जी, इससे पहले कितनी बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ वो कर चुके हैं, पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने पहली बार तो किया नहीं, आउटकम कुछ नहीं हुआ। हमारे तो 3 राज्यों की सरकार है, बाकी देश में क्या हो रहा है, मैंने वही कहा ना, कैलाश विजयवर्गीय जो अपनी सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं उनको ही सुन लीजिए। जो आपके उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए, वेंटिलेटर नहीं है, बिस्तर नहीं है, और वहां के मुख्यमंत्री गुजरात में लव जिहाद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज जब देश जो है कोरोना महामारी में, आप लव जिहाद और लव पता नहीं क्या क्या स्क्वाड बनाकर बंगाल में योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं और किस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर रहे थे। वो बार बार बंगाल का जिक्र ला रही हैं आप। राहुल गांधी जा रहे हैं ना केरल, प्रियंका गांधी जा रही है ना असम। प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल
गांधी जी कांग्रेस के वायनाड से एक सांसद है, वो देश के प्रधानमंत्री, रक्षा वहां जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, बुलाने में देरी की गई है, मात्र चुनावों को प्राथमिकता दी प्रधानमंत्री ने। मीटिंग सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए, अलका जी अब जरा सुन लीजिए, सुधांशु जी की तरह उनकी प्राथमिकता ठीक है, चुनाव नहीं होता अगर राहुल सुधांशु जी जवाब दीजिए। आज दुख की बात है जो जवाब प्रधानमंत्री, ठीक है, अब जरा सुन लीजिए, अलका जरा सुन लीजिए प्लीज, सुधांशु जी जवाब दीजिए। भाई ये अलका जी चुनावी बात को लेकर आ गई बीच में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बात कह रही है तो ये राहुल गांधी जी, आप ये बताइए, ये बताइए कि अगर आप बंगाल के चुनाव पे बार बार आ रही हैं तो ये आईएसएफ के फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीद से गठबंधन कोरोना रोकने के लिए कर रहे हैं, कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठबंधन कोरोना रोकने के लिए कर रहे हैं, या मुस्लिम लीग से गठबंधन कोरोना रोकने के लिए कर रहे हैं। और मैंने तो आपसे कहा ना कि आपके नेता क्या प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, बोलिए हाँ या ना। भाई चुनाव हो रहा तो आपके नेता प्रचार करने जा रहे हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। अलका जी जवाब दीजिए ना, सुधांशु जी पूछ रहे हैं आपके नेता प्रचार के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, राहुल गांधी जा रहे हैं नहीं जा रहे, 6 करोड़ वैक्सीन, बोलिए हाँ या ना, पहले फिर जवाब। अलका जी जरा जवाब दीजिए। क्या जरूरत थी आपको अपने देश को प्राथमिकता पर, आपने वैक्सीन में नहीं रखा, आज हाहाकार मच गया है, सिर्फ 2 दिन की वैक्सीन सबके पास बची है, कौन जिम्मेदारी लेगा, देश के प्रधानमंत्री या राहुल गांधी जी? प्रधानमंत्री जी से नहीं संभलता, बोलिए छोड़ दीजिए पद और दे दीजिए राहुल गांधी जी को, करके दिखा देंगे आपने अगर इतनी हिम्मत है तो। देश मौत की कगार पे खड़ा है और आप इस तरह की राजनीतियां कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। कहां से कहा जनता के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अच्छा जरा सुन लीजिए अलका जी, मेरे सवाल का जवाब देते नहीं बना कि आपके नेता प्रचार कर रहे हैं हाँ या नहीं। हाँ कर रहे हैं। क्या मास्क लगा के प्रचार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। चुनावी रैलियां कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, मगर आलोचना सिर्फ प्रधानमंत्री जी की करनी है। इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि आपका उद्देश्य, और मैंने तो आपसे 3 गठबंधन पूछ लिए, ये वैक्सीन बनाने के लिए कर रहे हैं, ये कोरोना से बचाने के लिए। अब देखिए फिर बोलने लगती है बीच में। अलका जी प्लीज जरा सुन लीजिए ना, आप लगातार बोलती रहेंगी, इतने सवाल आप कर रही है, जवाब भी ले लीजिए ना। 2 लोगों की डिबेट है, एक मिनट अलका जी, सिर्फ 2 लोग हैं हमारे साथ। अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, देखिए सिर्फ 2 जने मेरे साथ हैं। नाकामियों को देख रहा है, उसी का खामियाजा आज देश भुगत भी रहा है। ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने। अलका जी प्लीज, भारत कोरोना महामारी में खड़ा है और सबसे ज्यादा राजनीति कोई और नहीं, केंद्र में बैठी अच्छा ठीक है, सरकार ही राजनीति कर रही है। ठीक है टीके जाएंगे, कितने जाएंगे? अलका जी जरा आप सुन भी लीजिए प्लीज, दूसरों को भी सुन लीजिए। बनाना बंद हो रहा है। ठीक है 3000 करोड़। और आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। देश में कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि टोटल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन 13.5 करोड़ है और पाइपलाइन में वैक्सीन जो है 1.9 करोड़ इस्तेमाल हुई है और 9.1 करोड़ स्टॉक में है। और ये तमाम आंकड़े जो हैं हेल्थ मिनिस्टर ने दिए हैं, यानी किसी भी तरह की वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आप अपनी बात कीजिए सुधांशु जी। अब पंकज जी मेरा आपसे अनुरोध है कि 2 ही लोगों की डिबेट है, फिर भी यदि किसी को आत्मसंयम नहीं है तो जब मैं बोलूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये बोले मेरा फीडर ऑफ कर दीजिएगा, मैं बोलूं इनका फीडर ऑफ कर दीजिए। ठीक है, दोनों की डिबेट तो सब तरीके से हो सकती है ना, अपने रिटर्न के ऊपर बोलो। मुझे इनके झूठ अब मैं जवाब देता हूं। ठीक है अलका जी, अब जरा प्लीज खामोशी से सुन लीजिए, फिर आऊंगा मैं आपके पास। सुधांशु जी हाँ, जब आपका टर्न आए बोलिए झूठ का बेनकाब। ठीक, अब मैं आपको बोल रहा हूं, आज का आंकड़ा यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पर डे अगर हो रहा है तो भारत में। अमेरिका में 29 लाख, हमारे यहां 30 लाख से अधिक वैक्सीनेशन पर डे हो रहा है, यह आज का यथार्थ है। नंबर 2, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है किसी भी राज्य में वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। जिन राज्यों में जितनी लिखित डिमांड की गई है उतनी वैक्सीन उपलब्ध है, अन्यथा राज्य सरकार दोनों कागज दिखा दे कि हमने मांगा इतना था, हम इतना लगा चुके हैं और इसके बावजूद हमारी इतनी कमी है। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। और रही बात इसकी कि विदेश, तो भाई क्या आपको पता नहीं है कि कोविशील्ड, अब देखिए फिर बीच में बोलने लगते, यही तो एक उतावलापन है ना कि आप बात को सुनने के। अब देखिए भाई, कोविशील्ड हमारा एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत है ना, इसमें हम भी शामिल थे, अन्य देश भी शामिल थे, उसकी रिसर्च में भी और उसके प्रोडक्शन में भी। तो बहुत सारा आपका इंटरनेशनल प्रोटोकॉल भी है। और रही बात इसकी, तो हम भी भाई आपसे यह बात कहना चाहते हैं कि जिस समय आवश्यकता पड़ने पे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अलावा भी क्या हमने विदेशों की मदद नहीं की है? बताइए, जिस जमाने में भारत गेहूं और चावल आयात करता था
तब बांग्लादेशियों के लिए 5 पैसे का टिकट लगाते थे आप। इंदिरा जी के जमाने की बात कर रहा हूं, चलिए, जब 25% सुधांशु जी, आप जरा 25% रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, हम गेहूं और चावल आयात करते थे। इसलिए वो राजनीति न करके आप इस फैक्ट का जवाब दे दीजिए, आज भारत सबसे ज्यादा पर डे वैक्सीनेशन करने वाला देश है या नहीं, हां या ना? चलिए अलका जी, जो तमाम सवाल सुधांशु जी ने उठाए, मैं चाह रहा हूं कि उसके जवाब आप दें। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, अभी मैंने ये खबर बताई है कि हेल्थ मिनिस्टर ने, देश के हेल्थ मिनिस्टर ने बात कही है कि वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है, किसी भी राज्य में कोई कमी नहीं है। जवाब दीजिए। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद पंकज जी, आपने मुझे इन्हें बेनकाब करने का मौका दिया है। पढ़ लीजिए, उड़ीसा कांग्रेस की सरकार नहीं है, ना हमारे गठबंधन की तरह महाराष्ट्र की सरकार है। 700 केंद्र उड़ीसा में बंद कर दिए गए हैं, वैक्सीन सप्लाई नहीं है। महाराष्ट्र में 26 है तो उड़ीसा में 700 वैक्सीन सेंटर खोल के बंद हो गए क्योंकि वैक्सीन नहीं आ रहा है। और यही तो सवाल है, अगर भरपूर वैक्सीन है तो क्यों नहीं उन बच्चों को जो अस्थमा के पीड़ित हैं, जिन्हें कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें वैक्सीन लगना जरूरी है, आप उन्हें वंचित क्यों रख रहे हैं अगर भरपूर वैक्सीन है? और क्यों ये केंद्र बंद हो रहे हैं जो अभी और खुलने चाहिए जिस हिसाब से? ये तो बेनकाब खुद ही हो रहे हैं ना, सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखना ना, दूसरे को भी देखना है। सिर्फ उड़ीसा का एग्जाम्पल दे दिया आपने। हाँ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है ना हमारे गठबंधन के, इसलिए ये नहीं कह सकते हम झूठ बोल रहे हैं। अब नवीन पटनायक जी से जवाब मांगेंगे आज प्रधानमंत्री जी से बैठक में, ठीक है? और इन्होंने कहा अमेरिका 5-50% लोगों को लगा चुका है वैक्सीन, और आज नहीं, बहुत पहले ही लगा चुका है। आप तो अब जागे हैं, अब जागे हैं। और 6 करोड़ अमेरिका ने अपने लोगों के हाथ काट के ना अपनी वैक्सीन दूसरों को नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी है। आपने अपने प्रधानमंत्री की छवि चमकाने के लिए 6 करोड़ वैक्सीन अपने लोगों के हाथ काट के 84 देशों को दी है। धर्मात्मा बनिए, धर्मात्मा का काम करना मानवता का बहुत जरूरी है। कांग्रेस तो उसमें सबसे ज्यादा गांधीवादी है, लेकिन अपने हाथ काट कर किसी को लगाएंगे, ये कहां की नीति है? ये ना नेता के पास नीति है ना नियत है। ये नेता सिर्फ चुनावी रैलियों तक ही, भाषण हो गई आपकी बात अलका जी, आपने अपनी बात कह दी। ना नीति है ना नियत है, गंभीर आरोप लगा रही हैं अलका जी। सुधांशु जी, अब देखिए, मैं इनकी इस बात का उत्तर देता हूं। जो इन्होंने बात कही कितनी आसानी से कह दिया, अमेरिका तो 6 करोड़ खर्च करे। अमेरिका और हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई तुलना है? 20-25 गुना बड़ा उसका हमसे बेहतर स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर, इसके बावजूद हम इस रफ्तार से कर रहे हैं। और आपसे जो मैंने बात कही, मैंने वर्ड क्या बोला? कोई राज्य आरोप लगाता है, आरोप लगाने का अर्थ यह नहीं न्यूज आइटम में किसी ने कुछ लिखा दिखाया। मैं चुनौती से कहता हूं वो रिटन लेटर दिखाए कि हमने इतनी वैक्सीन रिसीव की थी, इतनी हमने लगा दी, हमारी इतनी कमी हो गई, भारत सरकार ने हमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिखा रहा कोई राज्य? मैंने तो कहा, आज आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि 5 लाख वेस्ट कर दी महाराष्ट्र। तुरंत लेटर लिख के भेजिए। हमने इतना मांगा था, इतना क्यों मिला? लिखित में नहीं भेज सकते, बयानबाजी। और बयान कौन दे रहा है? संजय राउत, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता को रिटन में आंकड़े के साथ। सुधांशु जी, जरा 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा मैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री की तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, वर्चुअल बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी कोरोना को लेकर ये जो हाई लेवल बैठक चल रही है इस वक्त मुख्यमंत्रियों के साथ, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है अपनी अपनी बात कहेंगे और फिर वो स्ट्रैटेजी बनेगी कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कोरोना को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है, जिसमें दिल्ली और आज से नोएडा भी शामिल हो गया है। और अब ऐसे में अगला स्टेप क्या होगा, इसको लेकर यह मंथन अभी शुरू हुआ है। तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठक में, वर्चुअल इस बैठक में नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको सुन रहे हैं। सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, एक वाक्य बस और कह दूं, जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा चमकाने की बात करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सब तन मन धन राष्ट्र के लिए 60 साल पहले ही छोड़ दिया था जब वो प्रचारक बने थे। चेहरा चमकाना ये होता है कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, देश में पीने का पानी नहीं था, गांव में बिजली नहीं थी, और एशियाड और नॉन अलाइन समिट यानी गुट निरपेक्ष सम्मेलन किया गया था। और ये मेरा बयान नहीं है, चौधरी चरण सिंह ने बोला था, मुझे याद है कि 8 राज्यों में सारे गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकता था जितना पैसा एशियाड के लिए खर्च हुआ था। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन करना,
जब देश भूखों मर रहा था और एशियाड करके गांव के वंचित लोगों को पानी से वंचित रखना, यह चेहरा चमकाना होता था भाई। ये तो आंकड़े के साथ बोला। और आज मैंने चौधरी चरण सिंह को कोट किया है, जिनके लोगों के साथ आप बहुत आजकल गलबैया कर रहे हैं। अरे उनके उदाहरण देख के प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, काजू का आटा खाते हैं, मोर तोते नचाते हैं। प्राथमिकता में देश नहीं, चुनाव, जनसभा, रैलियां। मैं अलका जी जरा यहां पर आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ये कही है बात कि देश में जिन 3 राज्यों को, जिन 3 स्टेट्स को सबसे ज्यादा वैक्सीन मिली है, उनमें सबसे जो अधिक वैक्सीन है वो महाराष्ट्र को मिली है और फिर दूसरा नंबर राजस्थान का आता है। ये जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है। क्या कहेंगी आप इस पे? बिल्कुल, जिन राज्यों को जितनी जरूरत है उतनी वो मांग रहे हैं और जितनी दी गई है, सबसे ज्यादा दी होगी, लेकिन जितनी दी है वो नाकाफी है। 2 दिन के अंदर महाराष्ट्र का स्टॉक खत्म हो रहा है, 2 दिन के अंदर ही बाकी राज्यों का स्टॉक खत्म हो रहा है। 15 अप्रैल तक कोई टीका नहीं मिलेगा। सिरम ने हाथ खड़ा कर दिया, 3,000 करोड़ दो तो दवाई बनाएंगे वैक्सीन, वरना नहीं बनाएंगे। इस पे जवाब क्या है, ये जानना चाहते हैं। जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब ले लेते हैं। वैक्सीन जो है सेंट्रल ही बन रही है, राज्य नहीं बना रहे। राज्य बनाते या राज्य अपने हिसाब से करते तो इनसे मांगना नहीं पड़ता। चलिए अब जरा जवाब ले लेना, आपने जवाब मांगा है, जवाब दीजिए सुधांशु। हाँ पंकज जी, अब अलका जी की किस किस बात का क्या क्या जवाब दिया जाए। आप ही के कार्यक्रम से पहले अपने वक्तव्य में कोई भी दर्शक जाके यूट्यूब पे देख सकता है, इन्होंने क्या बोला, महाराष्ट्र को केवल 7 लाख दी गई है, उत्तर प्रदेश को 48 लाख दी गई। और अब जब स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कह दिया तो कह रही है जितनी जरूरत है उतनी दी जाएंगे, मुझे इसका नहीं उसका जवाब। आप पहले कहिए कि आपके पास सूचना गलत थी अथवा आपकी पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। सुधांशु जी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। सुधांशु जी, एक जवाब मुझे आप दोनों से चाहिए। सुधांशु जी, मेरे पास आखिरी मिनट है, एक जवाब दोनों दीजिएगा। किसी प्रोग्राम में आपने बोला है देश ये जानना चाहता है। सुधांशु जी, 1 मिनट अलका जी, एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल अलका जी मेरा, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है कि कोरोना जो है उसको इतनी मोहब्बत क्यों है, तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान, शादियों और इन सब चीजों से मोहब्बत है, नफरत है तो केवल रैलियों से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ, ये तो सत्ता में जो केंद्र सरकार पॉलिसी, नीति, नियम बना रही है उसको देखना है कि गाड़ी में अकेला आदमी जो है वो लगाएगा अपना मास्क, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, उसकी अपनी एक गाड़ी, अकेला भी। लेकिन जो बड़ी रैलियों में जाएंगे तो ये कानून, ये नियम बना कौन रहा है? सुधांशु जी, वैक्सीन का भी केंद्र सरकार ने बनाया है कि पहले 60 से ऊपर लगेगा। सुधांशु जी, कानून कौन बना रहा है? तो ये जो कानून है कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा। 30 सेकंड का जवाब चाहिए था अलका जी। अब जरा सुधांशु जी को सुन ले, जो मुंह के बल आकर गिर रही है। सुधांशु जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का जवाब। ना नीति, ना नेता, ना नियत, इसलिए देश। सुधांशु जी, वो आप कविता और शेर व शायरी भी करते हैं, तो मैं चाहूंगा कुछ उसी अंदाज में जवाब दीजिए। सब तरस है इस सरकार से, और ये सरकार मस्त अपनी। ठीक, अब जरा सुन लीजिए आखिरी कमेंट सुधांशु। ब्रिगेड परेड ग्राउंड, देखिए कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के ऊपर इनका दावा था कि लेफ्ट और कांग्रेस की रैली में इतने लाख लोग आए। पूछिए काहे बुलाए थे इतने लाख लोग, और बुलाए थे तो यहां भाषण क्यों? प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे। इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये लोग आकर एक चेहरा कुछ और है, हाथी के खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बताइए ना, जहां पे चुनाव सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलका लांबा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री इस वक्त तमाम देशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर कोई स्ट्रेटेजी नई बन रही है और क्या कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब से बस 1.5 मिनट के बाद देखिए क्रिकेट धमाका। कल से आईपीएल शुरू हो रहा है। रोज शाम 7 बजे समीप राजगुरु के साथ एकदम नए अंदाज में, नए तरीके से आईपीएल पर सबसे बड़ा शो। बस 1.5 मिनट के बाद देखिए क्रिकेट धमाका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।